चुनाव जोरों पे है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा, कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि भीड़ कितनी होनी चाहिए, किसी में ज्यादा भीड़ है, किसी को नोटिस मिल रहा है तो किसी को नोटिस नहीं मिल रहा है चुनाव आयोग का। इन सब चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ एसवाई कुरैशी साहब हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला IDTV से। लेकिन आपके पास आने के पहले जो अभी अभी सूचना आई है वो अपने दर्शकों को दे दूं कि चुनाव आयोग ने अभी अभी एक जो फैसला लिया है कि 11 फरवरी तक कोई रोड शो नहीं होगा, कोई पदयात्रा नहीं होगी, कोई रैली नहीं होगी। खुले में यदि आप मीटिंग कर रहे हैं तो जो संख्या अभी तक 500 थी वो 1000 लोगों की कर दी गई है। खुले ग्राउंड में किसी भी हालत में 1000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। डोर टू डोर यदि आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, 10 लोग पहले साथ में होते थे, अब 20 लोग साथ में हो सकते हैं सुरक्षा कर्मी के अलावा। बंद हॉल में यदि किसी भी हॉल में आप कर सकते हैं तो वो कैपेसिटी जो है हॉल की उसकी आधी संख्या होगी, लेकिन ये किसी भी हालत में 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, भले ही उस हॉल की कैपेसिटी 1200 ही क्यों ना हो। तो ये अभी ताजा जानकारी है, आइए हम अपने दर्शकों को इसलिए बताना जरूरी था। कुरैशी सर, सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि देखा गया कि कुछ लोगों को नोटिस मिल जाता है चुनाव आयोग का ये कहते हुए कि आपने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, जैसे अखिलेश यादव को मिला, आम आदमी पार्टी में भगवंत मान को मिला। लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि सत्ताधारी दल के जो नेता जाते हैं उनकी भीड़ होती है, उनको नोटिस क्यों नहीं दिया जाता है। ये सवाल है विपक्ष के नेताओं का, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कोई स्पेसिफिक डिटेल में तो इसको स्टडी किया नहीं है कि जिस नतीजे पे पहुंचू कि ये फला मीटिंग है जिसपे वायलेशन हो रही है और नोटिस होना चाहिए था। लेकिन किसको नोटिस गया किसको नहीं गया ये सबको दिखाई देता है। और दूसरी ये कि अगर एक दूसरे के खिलाफ जो शिकायतें होती हैं वो जरा बढ़ चढ़ के भी बताई जाती हैं कि मुझको दे दिया उसको नहीं दिया, तो ये तो आप मीडिया के आदमी हैं, आपने जरूर देखा होगा और आपकी क्या राय है सब। लेकिन इस सब का निचोड़ ये है कि इलेक्शन कमीशन भी पब्लिक वॉच में होता है, सब लोग उसे देख रहे होते हैं और अच्छा काम करते हैं तो उस पर वाह वाह होती है, कुछ उसमें कोताही होती है तो उसके ऊपर लोग चर्चा करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को इस मामले में बहुत अलर्ट होने की जरूरत होनी चाहिए। नहीं, लोग जो आरोप ये लगा रहे हैं उनका ये कहना है कि पैमाना बराबर होना चाहिए। अब ये कुछ रैलियों के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, लेकिन उनका यही कहना है कि जब हम रैली करते हैं, चूंकि हम हैं विपक्ष में, तो हमें तुरंत नोटिस थमा दिया जाता है, जब सत्ताधारी दल के लोग जाते हैं उनको नहीं दिया जाता। ये आरोप है। तो क्या सिस्टम होता है सर इन भीड़ को रिपोर्ट करने के लिए? तो इलेक्शन कमीशन का आदमी होता है वहां पे? जी, हमारे वो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स होते हैं हर जगह, और पब्लिक बड़ी मीटिंग में तो होते ही हैं, और लोकल जो SP हैं और डिप्टी कमिश्नर हैं, DM जिनको यूपी में कहते हैं, तो उनकी रिपोर्ट भी ली जाती है। तो मॉडल कोड वायलेशन को देखने के लिए बहुत सारी टीमें बनाई गई हैं, वो टीम हर जगह मौजूद होती है, उनकी रिपोर्ट होती है। तो उस बेसिस पे इलेक्शन कमीशन, वो तो चूंकि दिल्ली में बैठा होता है, तो वो तो किसी रिपोर्ट और एविडेंस के बेसिस पर ही एक्शन लेते हैं। तो जैसे उनको रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक वो फैसला करते हैं। तो फिर जब ये शिकायत कोई राजनीतिक दल करता है तो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या इलेक्शन कमीशन जाए, अपना वो वीडियो फुटेज वो दिखाए, क्या कर सकता है? और इलेक्शन कमीशन के पास कितना पावर है नोटिस देने के अलावा? देखिए, एविडेंस तो सबसे पहले चाहिए होती है, और जो नॉर्मली जो कंप्लेंट करते हैं वो अगर बिल्कुल वेग कंप्लेंट करेंगे, हवा में कंप्लेंट करेंगे जी कि हमें नोटिस दिया उसको नहीं दिया, उस पे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर एविडेंस देते हैं, जैसे वीडियो तो सबसे आसान काम है आजकल, हर बच्चा एक वीडियो बनाता रहता है, तो वीडियो एविडेंस अगर भेजी जाती है जिसको इलेक्शन कमीशन देखता है, उस वीडियो को एक बार नहीं कई बार भी देखता है और देखता है कि क्या इसमें जो तथ्य हैं उसमें कुछ बल है कि नहीं है, उसके बाद ये फैसला करते हैं। और एक फुल कमीशन बैठ के इन सब वीडियोस को देखती है जो शिकायत उन तक पहुंचती है, और जहां जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने बताया, वहां पे वो फील्ड से रिपोर्ट मंगाई जाती है फर्दर। क्योंकि एक तो वीडियो किसी पार्टी का दिया हुआ है, पुराना वीडियो हो सकता है, कुछ और हो सकता है, डॉक्टर्ड हो सकता है, कोई भी इल्जाम लगाया जा सकता है।
लेकिन उस पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्जन है, यानी डीएम का और जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कहलाते हैं, उनका वर्जन मंगाया जाता है थ्रू सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन व्यू लेती है। एक और सवाल है कि जो वर्चुअल रैली की अनुमति दी गई है, कई छोटे दलों का ये कहना है कि हमारे पास उतने साधन नहीं है, बड़े दल तो वर्चुअल रैली कर लेंगे, हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, हमने कोई ऐसा स्टूडियो नहीं बनाया, हमारे पास सुविधा नहीं है। तो ये बड़ा अनबैलेंस सा हो रहा है इसमें। नहीं, देखिए, ये इससे मैं एग्री नहीं करता हूं कि वर्चुअल रैली के मेरे पास साधन नहीं है। नॉर्मल रैली के भी तो साधन चाहिए होते हैं। 50,000 की 1 लाख की भीड़ को इकट्ठा करने के लिए जो स्टेज बनाना, ये करना, उस पे भी लाखों खर्चा आता है। तो उसमें भी किसी पार्टी को एडवांटेज होता है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम है। तो इसका तो कोई जवाब नहीं है। भाई देखिए, दोनों पार्टीज को कैंडिडेट कितना खर्च कर सकता है, उसकी लिमिट दोनों की बराबर है। पार्टी उसके लिए कितना खर्च करती है, उस पर कोई लिमिट नहीं है। वो सारी पार्टियों पे लागू होता है कि पार्टी उनके बिहाफ पर कितना खर्च कर देती है पब्लिसिटी के लिए। तो ये कहना कि जी हमारे पास पैसा, भाई पैसा अगर कम है तो आप रेडियो टाइम, टीवी टाइम, पोस्टर कब छपाएंगे, फील्ड रैलीज भी कम करेंगे। वो एक जनरल हैंडीकैप है। इसका तो कोई जवाब है नहीं, इलाज नहीं है। एक और सवाल है कि जयंत चौधरी का मैं इंटरव्यू कर रहा था 2 दिन पहले। उन्होंने ये कहा कि जो इस बार जो है बैलेट, जो है पोस्टल बैलेट, वो काफी बड़ी संख्या में होंगे, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार जो एक सर्टेन एज से अधिक के लोग हैं वो भी पोस्टल बैलेट कर सकते हैं। और उनका कहना है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होनी चाहिए, ना कि बाद में। और उस बारे में वो बिहार का इंस्टेंस देते हैं कि बाद में गिनती कराई गई तो उसमें कुछ धांधली भी की जा सकती है। आपके क्या विचार हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती कब होनी चाहिए? बिहार में का एक उदाहरण हमारे सामने है, तेजस्वी यादव बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे और अब जयंत यादव ने उठाया। देखिए, पोस्टल बैलेट तो हमेशा उसकी गिनती पहले ही हो जाती, शुरू में ही की जाती थी हमेशा से। तो मुझे नहीं मालूम 2 साल 3 साल पहले ये किस वजह से इसको बदल दिया गया। और उसको पहले करने की एक लॉजिक थी, क्योंकि पोस्टल बैलेट तो 100, 200, 500, 1000 होते हैं, और लाखों के वोट में पोस्टल बैलेट इतने कम। सपोज मार्जिन ऑफ लीड 100-200 ही है, तो ये 300, 400 वोट, 500 वोट, इसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो एक वोट के ऊपर झगड़े शुरू हो जाते हैं कि भाई ये तो इनवैलिड वोट है, ये तो ठीक नहीं है, ये गलत वोट है वगैरह। तो जितने कंटेंशियस इश्यूज होते हैं, जिनमें झगड़े की पॉसिबिलिटी होती है, उनको शुरू में ले लेने से फायदा होता है। वही अगर शुरू में पोस्टल बैलेट में अगर किसी का डाउट है कि ये ए के नाम का है कि बी के नाम का है, इससे झगड़े नहीं होते। ये अगर एंड में करेंगे तो मार पिटाई भी हो जाएगी और सरपुटावल भी हो जाएगी। तो इसलिए इसको पहले जो हम लोग करते थे, उसका एक अच्छा रीजन था, उसकी बड़ी लॉजिक थी। क्यों उसको उल्टा कर दिया गया मुझे तो नहीं मालूम। इसका मतलब सर ये है कि जो जयंत चौधरी की आशंका है वो सही है, और आप ये मानते हैं कि पोस्टल बैलेट शुरू में ही गिन लिए जाए? नहीं, उसको आशंका कहने से तो मुझे नहीं मालूम आशंका कहना है। लेकिन उनका अगर ये जो सुझाव है कि जैसे कि पहले होता था वैसे ही होना अच्छा है, मेरे ख्याल से तो वही था। क्योंकि हम भी 6 साल इलेक्शन कमीशन में थे, हमेशा पोस्टल बैलेट शुरू में गिना जाता था, और उसके रीजन मैंने लॉजिक आपको बताई। वो लॉजिक तो आज भी बाकी है। तो क्यों इसको बदला गया था मुझे नहीं समझ में आता। एक अंतिम का सवाल है कुरैशी सर, आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया कि पंजाब में एक नई पार्टी को मान्यता दी गई जो कि 2 महीने पहले ही रजिस्टर्ड हुई है। वो किसानों की पार्टी है, नियम है 6 महीने पहले कोई पुरानी पार्टी रजिस्टर्ड होती है तब देने का। आपको क्या लगता है इस पर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा निर्णय क्यों लिया होगा? नहीं, मुझे इसका बैकग्राउंड मालूम नहीं कि क्या तथ्य उनके सामने थे, क्या फैक्ट्स थे। लेकिन पहले जो 30 दिन का नोटिस था उसको घटा के 7 दिन के नोटिस में कन्वर्ट किया गया। तो एक्चुअली बिल्कुल इलेक्शन शुरू हो जाने के बाद इस किस्म की चीज करने में लोगों को कुछ कहने का मौका मिल जाता है। इस किस्म के जो चेंजेस, रिफॉर्म है, थोड़ा नॉर्मल टाइम में हो तो कोई झगड़ा नहीं होता। इलेक्शन के टाइम में हुआ तो डिबेट शुरू हो गई। यही चीज सपोज 6 महीने पहले हो गई होती, किसी को कोई इतराज नहीं होता, क्योंकि सबके लिए लागू होता है। तो ये क्यों की गई कि मुझे
इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। इसका मतलब कुरैशी साहब आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को एक काजल की कोठरी से चल के निकलना है, उन्हें अपने आप को बचा के रखना चाहिए यदि कि उन पे कोई दाग न लगे। बिल्कुल, देखिए ये तो हमेशा इस किस्म के इंस्टीट्यूशन, पर्टिकुलरली इलेक्शन कमीशन को अपनी इमेज का ख्याल रखना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि कोई चीज छुपी तो रहती नहीं, ढकी तो रहती नहीं, सब जनता को दिखाई देती है, जनता सब जानती है, दिखाई देता है। अच्छा करेंगे तो दिखाई देगा, कुछ उसमें कोताही होगी, गलती होगी तो वो लोगों को दिखाई देती है। तो एक इमेज का बनना, इमेज बहुत जरूरी चीज है। देखिए मैं तो एक जमाने में कहता था कि हमारी जो अच्छी इमेज थी उसका बड़ा फायदा था कि कई बार हमसे जेन्युइन गलती भी हो जाती थी तो लोग उसको गलती मान के इग्नोर करते थे, कभी उंगली नहीं उठाते थे कि देखो इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रही है, कभी नहीं होता था। तो अच्छी रेपुटेशन और अच्छी इमेज का बड़ा फायदा होता है। और जब रेपुटेशन पे जरा सा भी क्वेश्चन मार्क हो जाए तो नेक काम भी, ठीक काम पे, उस पे भी लोग शुभ करने लगते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। सही कहा सर कुरैशी साहब, मुझे लगता है कि आपके ये सब जो है वो सब इसको ध्यान में रखेंगे और इसको पालन करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए।